हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टारगेट सीकर्स पे। दोस्तों, आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। हमने लेक्चर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी, इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल में यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ बदलाव करना। क्यों करना? क्या जरूरत पड़ गई हमको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के लिए फॉर जीएसटी? तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि कुछ पुराने एक्ट हुआ करते थे जो जीएसटी से पहले थे, जिसकी हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। कुछ जो सेंटर के एक्ट थे, कुछ स्टेट के एक्ट थे। सेंटर के मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक्साइज ड्यूटी था, सीएसटी था। स्टेट के हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स था। तो ये कुछ जो पुराने एक्ट थे उनको हमने रिमूव किया और जीएसटी को लेकर के आए। अब जीएसटी को लाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्यों करना पड़ा, आज की क्लास में हमको ये सीखना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा काम कैसे करता है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है हमारे इंडिया का। इंडिया हैज अ 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर, जहां पर हम पूरे के पूरे इंडिया को 3 अलग अलग हिस्सों से क्या कहते हैं कंट्रोल करते हैं। पहला सेंटर कंट्रोल करता है, दूसरा स्टेट कंट्रोल करता है और तीसरा लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। The union government, the state government and the local government. The power to levy taxes and duties is distributed among the 3 tiers of the government. इसका मतलब क्या है कि जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, जो भी एक्ट बनाया जाएगा, जो भी पावर है इस टैक्स को लेवी करने के लिए, वो इन 3 लोगों में बटा हुआ है। यानी ये 3 लोग अलग अलग नाम से टैक्स चार्ज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक्साइज ड्यूटी जो था वो सेंटर का था, यानी यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा आपकी वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट है। और लोकल गवर्नमेंट में आपका एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि 3 अलग अलग हिस्सों में हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल बांटा हुआ है। अब हमको क्या देखना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये है क्या? बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका सुप्रीम लॉ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम किसी भी एक्ट के अगेंस्ट अबाइड होते हैं, यानी जो भी एक्ट में लिखा होगा वो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन एक्ट में कुछ भी लिख देगा और हमको कुछ भी मानना पड़े, इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो उस एक्ट को बनाने के लिए भी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। यानी कि अगर कोई भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन से हट करके आपने, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको मना किया गया है, अगर आपने उससे हट करके कोई एक्ट बना दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, मान्यता नहीं देते हैं और उसकी क्या कहते हैं, वैलिडिटी भी नहीं होती है। जरा आप स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। यानी कि सबसे बड़ा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रियम्बल, 25 पार्ट्स एंड 448 आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या है आपको मैं बता दूं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक प्रियम्बल है, यानी जो प्रस्ताव है कि क्या होता है, उसके अंदर आपके 25 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं। अच्छा, नॉर्मल अगर कोई एक्ट होता है तो उसमें सेक्शंस होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है और 12 शेड्यूल्स के अंदर वो डिवाइडेड है। यानी कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ही किसी आर्टिकल में, किसी शेड्यूल में ही ये पावर दी होगी कि आपको टैक्स चार्ज करना है। आपको इस एक्टिविटीज के ऊपर अगर ये एक्टिविटी होगी तो आपको टैक्स लगाना है, ऐसी बात लिखी होगी। और अगर कोई बात ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी और फिर भी आप एक्ट बनाना चाहते हैं तो वो एक्ट आप नहीं बना पाएंगे। द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस whether डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, इमर्ज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही हमको पावर देता है कि आपको टैक्स लगाना है। इन केस एनी टैक्स लॉ, बी इट एन एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन और ऑर्डर इज नॉट इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि वो बियॉन्ड द पावर चला गया। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बियॉन्ड द एक्ट है, बियॉन्ड द पावर है, जिसकी मान्यता नहीं मानी जाती। एंड इज इलीगल एंड वॉइड, वो बेकार है, वो एक गैर कानूनी है, वो आपका वॉइड माना जाएगा। आगे, thus a study of the basic provision of the constitution is essential
for understanding the genesis of the various taxes being imposed in India। इसका मतलब आप इससे पहले ये समझो कि कोई भी टैक्स कैसे लगाया जाता है, हमको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेना चाहिए। अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है एक चार्ट जिसके अंदर बताया है कि प्रियम्बल है, 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर है। अब हमको सारा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है जीएसटी। तो जीएसटी के लिए इसमें क्या बात है, यानी कहां कॉन्स्टिट्यूशनली हमें रिक्वायरमेंट है, कहां हमें कॉन्स्टिट्यूशन को जानना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। जीएसटी एक टैक्स है, तो टैक्स कैसे लगाया जाएगा, टैक्स कब लगना चाहिए, ये बात कहां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो जरा पढ़ते हैं आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या कहता है? द आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स, इसका मतलब वो रोकता है आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसका मतलब अपने मर्जी से कोई भी टैक्स नहीं आप क्या कहते हैं कलेक्ट कर सकते। कहीं पावर है और उस पावर का इस्तेमाल करके आपको पहले एक्ट बनाना पड़ेगा, देन यू कलेक्ट द टैक्स। इट स्टेट दैट नो टैक्स बी लेविड और कलेक्टेड, ना ही आप कोई टैक्स लगा सकते हैं और ना ही कलेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी सबसे पहले लॉ से अथॉरिटी मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 245 हमको ये अथॉरिटी देगा। अभी हम देखते हैं। अब आर्टिकल 245 क्या कहता है? पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। आपको मैं बता दूं कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर यूनियन और स्टेट दोनों एक्ट बनाते हैं। लोकल गवर्नमेंट की भी क्या कहते हैं आपके एक्ट होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ टैक्सेस वसूलते हैं। The power for enacting the laws is conferred on the parliament and on the legislature of state। इसका मतलब क्या है? जो भी एक्ट यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, वो बाय द पार्लियामेंट बनेगा। जो भी एक्ट अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, वो बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाया जाता है। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी पूरी इंडिया, या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो वो पूरी इंडिया के लिए भी कोई एक्ट बना सकती है, या पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट के लिए, किसी एक टेरिटरी के लिए, किसी एक स्टेट्स के लिए वो अलग से एक्ट बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट सिर्फ और सिर्फ अपने एक स्टेट का ही एक्ट बना पाएगा। अब आर्टिकल 246, हमने दो आर्टिकल देखा, आर्टिकल 265 हमने देखा, आर्टिकल 245 और हमको अब देखना आर्टिकल 246। एक बार रिपीट करता हूं मैं। आर्टिकल 265 कहता है कि अगर आपको अथॉरिटी नहीं है लॉ बनाने की, अगर आपको एक्ट बनाने की अथॉरिटी नहीं है, तो आप अपने मनमानी टैक्स नहीं वसूल सकते हो। आर्टिकल 245 कहता है कि जो भी एक्ट बनेंगे, कुछ एक्ट सेंटर बनाएगा बाय द पार्लियामेंट, कुछ एक्ट स्टेट बनाएगा बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 246 बताता है कि किस एक्टिविटीज के ऊपर कौन एक्ट बनाएगा। आर्टिकल 246 गिव्स द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू द यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि यूनियन को और स्टेट को अथॉरिटी 246 आर्टिकल देता है। Whereas Parliament may make laws for whole of India or any part of the India or a territory of India, state legislature may make laws for whole or part of the state, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या तो पूरे स्टेट के लिए या स्टेट के किसी एक हिस्से के लिए एक्ट बना सकता है। ऐसे ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए या किसी टेरिटरी के लिए, किसी स्टेट के लिए भी पर्टिकुलरली एक्ट बना सकता है। अब हमको क्या समझना है? आर्टिकल 246 ने हमें अथॉरिटी दे दी। आर्टिकल 246 की अथॉरिटी के हिसाब से 7th शेड्यूल टू द आर्टिकल 246, उसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। इन तीनों लिस्टों के अंदर ही पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि कौन से लिस्ट में कौन एक्ट बना सकता है। आप जरा देखें स्क्रीन पे, लिस्ट 1 का नाम दिया है यूनियन लिस्ट, यानी लिस्ट 1 में जो जो एक्टिविटी लिखी होगी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्ट बना पाएगा। लिस्ट 2 जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट में जो पावर है, जो एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना एक्ट बना सकता है।
तीसरी एक ऐसी लिस्ट जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट में ऐसी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एक्ट बना सकता है। मतलब कोई एक ऐसी एक्टिविटी, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एनवायरनमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना एक एक्ट बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी उसके ऊपर अलग से अपने राज्य के अंदर उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वो कैसे कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर एक्ट बना सकती है। अब आपको मैं बता दूं, कोई भी जो टैक्स लॉज होते हैं वो बाय एंट्रीज, यानी आपकी जो क्या कहते हैं लिस्ट होती है उसमें एंट्री नंबर होते हैं। तो एंट्री 82 से लेके 91 तक जो लिस्ट 1 में लिखा हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसके ऊपर टैक्सेस चार्ज कर सकती है। सेम 45 से लेकर के 63 तक लिस्ट 2 यानी कि आपकी स्टेट लिस्ट में पावर दी हुई है। अब जो हमको पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और क्यों पढ़ना पड़ा, मैं आपको बताता हूं। आपको मैंने अभी 3 लिस्ट के बारे में बताया जिसमें हमने देखा एक में होल सोल पावर थी सेंट्रल के पास, एक में होल सोल पावर थी स्टेट के पास, और एक ऐसी एक्टिविटीज लिखी थी जिसमें दोनों अपनी अपनी मर्जी से एक्ट बना सकते हैं। अब जीएसटी क्या है बेटा? जीएसटी एक ऐसा एक्ट है, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी इसके ऊपर, कि दोनों सेंटर और स्टेट दोनों साथ में ही टैक्स चार्ज करेंगे। यानी कि अभी तक ऐसी किसी भी लिस्ट के अंदर विवरण नहीं दिया था, कोई बात नहीं की थी कि दोनों पार्टी एक ही एक्ट को एक साथ कंट्रोल करेंगे, एक साथ बनाएंगे और एक जैसा रेगुलेट करेंगे। तो अब हमको कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी हमें बदलाव करना पड़ता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेके आना पड़ता है। बिल के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद वो राज्यसभा जाता है, राज्यसभा में जब चर्चा हो जाता है, जब प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है तो वो एक्ट बनता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बिल गया, देन इट बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कौन सा था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी? तो जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122 यानी कि 122वां नंबर जो अमेंडमेंट था वो जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का था, और जो एक्ट बना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 बना। इसका मतलब यह है कि कोई भी अमेंडमेंट बिल जब तक एक्ट नहीं बनता हम उसको एक्ट का नंबर नहीं देते, और जरूरी नहीं है कि जो हर बार आपका बिल जाएगा वो एक्ट भी बन जाए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122 था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, अब हमको ये समझना है कि इसकी नीड क्या थी। नीड हमने देख लिया थोड़ा सा, और थोड़ा मैं अभी और बताता हूं आपको। हमने एक छोटा सा नीड देखा कि हमारे जो पुराने जो लिस्ट थे, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, इनमें कहीं पर भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की थी कि कैसे दोनों सेंटर और स्टेट एक एक्ट बनाएंगे और दोनों एक साथ उसको रेगुलेट करेंगे। तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 लेकर के आए। जब कॉन्स्टिट्यूशनली हमने अमेंड कर दिया, जब हमने अब ये पावर दे दी कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ अब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के एक्ट बना सकते हैं, तो जीएसटी का बिल तैयार हुआ और फिर जीएसटी का बिल पार्लियामेंट में गया और उसके ऊपर चर्चा हुई और जीएसटी का एक्ट बना। अब कुछ बातें जो स्क्रीन में लिखी हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं। The subject where the state government have the power to levy taxes, Parliament has a further power to make any laws for any part of India not comprised in state, even if such matter is not included in the state list. इसका मतलब क्या है कि हमने देखा कुछ पावर दी थी आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर, कुछ स्टेट लिस्ट में दी थी, कुछ कंकरेंट में दी थी। अब कुछ ऐसी पॉइंट, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं, यानी स्टेट लिस्ट में नहीं लिखी, तो पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलग से बना करके पारित करवा सकती है। ये पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास कि वो जो स्टेट लिस्ट में नई एक्टिविटी दी थी उसके बारे में भी वो एक्ट बना सकते हैं और उसको पालन करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। पावर टू लेवी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 246A।
अब ये 246A जो आर्टिकल है ये हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ा जब हमने देखा कि आर्टिकल 246 के अंदर वो पावर नहीं थी, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया 101 और हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 246A को इंसर्ट करा। आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, क्योंकि ये एक्ट 2016 में पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Before discussing the significant provision of the constitution amendment, let us first understand why there arose a need for such constitutional amendment. Constitutional provision here to had delineated separate powers for the center and the state to impose various taxes. मैंने आप इस चीज को पढ़ लेना, मैंने आपको ये बता दिया है कि हमारे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 लिस्ट के अंदर पावर को डिवाइड किया गया था। कुछ पावर सेंटर को दी थी, कुछ स्टेट को दी थी, कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास है हमारे पास, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास भी पावर है एक्ट बनाने के लिए। तो मैंने एग्जांपल दिया कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंटर का एक्ट था, पहले वैट था वो जो क्या कहते हैं स्टेट का एक्ट था, लेकिन जीएसटी क्योंकि दोनों को साथ में बनाना है इसलिए ऐसा कोई भी लिस्ट में हमारे पास क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया और यही नीड थी हमको आर्टिकल 246A को लाने के लिए। अब हमको पढ़ना है आर्टिकल 246A, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल, न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल का मतलब क्योंकि ये अमेंडमेंट के बाद आया है तो ये न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है। नॉट विद स्टैंडिंग, पहली लाइन लिखता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, इसका मतलब है बाकी जगह क्या लिखा हुआ है, और बाकी कौन सी जगह, कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254। आर्टिकल 246 और आर्टिकल 254 में क्या लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट and subject to clause 2 the legislature of every state। अच्छा ये every state क्यों आया, क्योंकि जीएसटी हर एक स्टेट यानी इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट का अपना अलग अलग एसजीएसटी एक्ट है, तो पार्लियामेंट क्योंकि सेंटर के लिए और अलग अलग जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, तो दोनों हैव अ पावर टू मेक लॉज with respect to goods and service tax imposed by the union or by such state। यानी कि इसकी पावर दोनों को दे दी कि दोनों साथ में मिल करके एक एक्ट बना सकते हैं, एक क्या कहते हैं कानून बनाएंगे जिसका नाम जीएसटी होगा। Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and service tax with the supply of goods or services or both take place in the course of interstate supply of goods बेटा and services or both। मैं समझाता हूं, आपने अभी तक जितने भी सामान खरीदे होंगे, हमने लेक्चर 1 में भी इसकी बात की थी कि अगर आप विद इन सेम स्टेट अगर कोई सप्लाई करते हैं तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो एक सेंट्रल का एक्ट है क्योंकि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक है एसजीएसटी एक्ट जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो आपका आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो आईजीएसटी है ये होल एंड सोल आपके सेंटर यानी कि पार्लियामेंट ने आईजीएसटी एक्ट को पास किया है। आईजीएसटी एक्ट में क्या लिखा है कि जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करेंगे तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं एक्ट को देखूंगा। अभी तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख रहे हैं। ये सब हमने पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, एक बात, हमने जीएसटी काउंसिल पढ़ा था और जीएसटी काउंसिल में हमने कुछ बात देखी थी कि जीएसटी काउंसिल हमें बताता है कि किस चीज को एग्जेम्पशन रखनी है, किस चीज को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल ने अभी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा है। वो 5 प्रोडक्ट हैं आपके पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और ये उस दिन से जीएसटी में आ जाएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल इसको रिकमेंड करेगी।
जब हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी के अंदर जीएसटी की मीनिंग देखी थी तो हमने एक बात और देखा था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है वो चार्ज होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ पे एक्सेप्ट द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी अगर इन दोनों बातों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो कुछ बात समझ में आती है, क्या कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के ऊपर जीएसटी कभी नहीं आएगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी उस दिन से आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल उसको रिकमेंड करती है। बट आज अभी इन दोनों के ऊपर ही जीएसटी नहीं है। अब ये एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 269A, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी चार्ज होता है, इसके लिए आर्टिकल 269A है। आर्टिकल 269A क्या कहता है, जरा पढ़ते हैं हम लोग बुक के अंदर। आर्टिकल 269A स्टिपुलेट्स दैट जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। इसका मतलब जब भी आप इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड करोगे, सप्लाई करोगे, तो यू हैव टू पे आईजीएसटी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इसकी जो पावर है लेवी करने की, कलेक्शन करने की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। मैंने ये बात आपकी पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, क्या कि जब आप विद इन सेम स्टेट सेल करते हो तो आप एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करते हो, लेकिन जब आप इंटर स्टेट सेल करते हो तो आईजीएसटी चार्ज करते हो। तो आईजीएसटी में जो रेट होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल होता है और इसको कलेक्ट कौन करता है, वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा और अपोर्शनमेंट हाफ परसेंटेज जो है वो सेंटर के पास जाएगा और हाफ जाएगा डेस्टिनेशन स्टेट्स के पास। इन एडिशन टू द अबव इन एडिशन टू द अबव यानी ऊपर जो मैंने आपकी बात की कि इंटर स्टेट सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इनटू इंडिया विल आल्सो बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इसका मतलब अगर आप इंपोर्ट करते हो अगर गुड्स और सर्विसेज को तो उसको भी इंटर स्टेट माना जाएगा, क्योंकि वो अलग स्टेट से होता है, आपकी इंडिया से ही अलग है, तो इसको भी हम इंटर स्टेट मानेंगे और इस पे भी आईजीएसटी चार्ज होगा। अभी तक दो बातें हमने सीखी कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होगा तो आईजीएसटी चार्ज होगा और अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करते हो तो भी आईजीएसटी चार्ज होगा। This will give power to the central government to levy IGST on the import transaction which were earlier subject to countervailing duty under the Custom Tariff Act 1975। मैं आपको बता दूं कि जब जीएसटी नहीं था, अच्छा मैं पहले आपके साथ ये बात डिस्कस कर लूं कि जब हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम दूसरे देश से कोई सामान मंगाते हैं तो हमको क्यों जीएसटी चार्ज करना पड़ रहा है, और जब जीएसटी नहीं था तो हमको एक्साइज ड्यूटी और वैट के बराबर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगानी पड़ती थी। वो इस वजह से कि जब आप कोई गुड्स बाहर से मंगाते हो तो आपने जो मैन्युफैक्चरिंग हुई उसकी जो उसकी सेल हुई वो दूसरी कंट्री की हुई, लेकिन जो आप उसके ऊपर जो पैसा यूज हो रहा है वो इंडिया का हो रहा है, कंज्यूम इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में इसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, इंडिया में इससे कोई जीडीपी नहीं बढ़ी। तो ये एक तरीके से पेनल्टी अमाउंट होता है जब आप क्या कहते हैं, ये पेनल्टी नहीं है वैसे, बट ये हम इस नाम से चार्ज करते हैं कि अगर ये गुड्स इंडिया में ही बनता तो ये तो हमको कलेक्ट होता, तो जो बात यानी जो सामान आपने बाहर से मंगाया उसके ऊपर भी हमको काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी थी, और आज हम इसको आईजीएसटी के नाम से चार्ज करेंगे। Where an amount collected on IGST has been used for the payment of SGST or vice versa। इसका मतलब क्या है, such amount एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। Where an amount collected on IGST has been used for the payment of SGST or vice versa, such amount shall not form part of the consolidated fund of India. This is to facilitate transfer of fund between the center and state। अच्छा, हमने फर्स्ट लेक्चर में एक बात और की थी कि जीएसटी के अंदर सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है
और जब सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट की हम बात करते हैं तो मान लो अगर आपने कोई पहले सामान खरीदा विद इन सेम स्टेट और फर्दर अगर आप सप्लाई करते हो डिफरेंट स्टेट, या आपने सामान पहले डिफरेंट स्टेट से खरीदा और बाद में सप्लाई करते हो सेम स्टेट में, तो जब आप डिफरेंट स्टेट से आप क्या कहते हैं जब सप्लाई करोगे तो यू हैव टू पे IGST, और जब आप आगे सेम स्टेट में सप्लाई करोगे तो आपने कलेक्ट किया SGST CGST जो आपको क्या कहते हैं गवर्नमेंट को पे करना है। तो जो टैक्स आपने पहले पे किया IGST के रूप में आप उसका क्रेडिट भी ले सकते हो CGST और SGST के लिए। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड to formulate the principle regarding place of supply and when supply of goods or services or both occurs in interstate supply। अच्छा, वो कौन सी कंडीशन होगी जब हम इसे कह देंगे कि वो इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं है और वो एक इंटरस्टेट सप्लाई है। इसके लिए हमको प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन समझना पड़ेगा और ये प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन IGST एक्ट के अंदर दिया हुआ है। जब हम IGST एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस को भी समझेंगे। अब जो हमें स्टार्ट करना है डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहां पर जो सर्विस है, जो स्टेट है, जो गुड्स है, इन सब की डेफिनेशन कहां पे दी है? तो GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 366 टू 12A में दी हुई है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। Goods and service tax means any tax on supply of goods or services or both except the taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption। यानी ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहलिक लिकर यूज हो रहा है उसको छोड़ करके बाकी सभी चीजों के ऊपर GST चार्ज होगा। सर्विस का मतलब क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी गुड्स के अलावा जो भी चीज होगी वो सर्विस होगी। ये आर्टिकल 366(26)A में लिखा है। और गुड्स की जो स्टेट की डेफिनेशन है वो लिखा है आर्टिकल 246A में, 268, 269, 269A एंड आर्टिकल 279A इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। इसका मतलब, अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज भी हैं, स्टेट्स भी हैं। तो यूनियन टेरिटरीज को स्टेट नहीं माना जाता, वो उसके लिए यूनियन टेरिटरीज के GST एक्ट बनाए गए हैं, UTGST एक्ट बोलते हैं। लेकिन दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, तो उसको हमने, वैसे वो स्टेट नहीं है पर फॉर द मीन्स ऑफ GST हमने उसको स्टेट माना है। वो दो स्टेट यानी दो आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो हैं दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी और दिल्ली के अपने खुद के स्टेट लेजिस्लेचर हैं और इसलिए हमने फॉर द पर्पस ऑफ GST उसको स्टेट माना है। यानी कि GST के अंदर जब भी हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली वो एक स्टेट है UTGS, यानी कि वो एक यूनियन टेरिटरी नहीं माना जाएगा। डेफिनेशन ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं तो गुड्स का मतलब क्या? गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल, कमोडिटीज एंड आर्टिकल, यानी गुड्स के अंदर सारे आपके मटेरियल, कमोडिटीज और आर्टिकल आते हैं। मैं गुड्स की डेफिनेशन बहुत डीप लेने वाला हूं और गुड्स की डेफिनेशन बहुत डीपली है भी, लेकिन वो जब हम बात करेंगे CGST एक्ट 2017 की तब हम उसको पढ़ेंगे।